Good morning, students. Myself, Dr. Suman, Assistant Professor, Government Law College, Ajmer. आज के लेक्चर में हम लोग विधि द्वितीय वर्ष LLB सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, विषय संपत्ति अंतरण अधिनियम के सेक्शन 60 से 66 राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजर जो हम पिछले दो लेक्चर से पढ़ रहे हैं, बंधकदार के अधिकार और दायित्व। इसमें हम लोगों ने अभी सेक्शन 60 से लेके 60 ए तक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि राइट टू रिडम्पशन बंधक संपत्ति में अभिवृद्धि 63 ए तक हमने इसे पढ़ा। आज हम लोग सेक्शन 64 से 66 तक यहाँ पर समझेंगे। सेक्शन 64 जो है वो रिन्यूअल ऑफ मॉर्गेज लीज से संबंधित है, बंधकित पट्टे का नवीनीकरण। जैसा कि आप सबको भी पता है कि पट्टा लीज जो है उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। लीज 100 ईयर्स तक 99 ईयर्स तक होती है, उसके बाद उसे रिन्यू जो है उसको पट्टे का नवीनीकरण कराना आवश्यक होता है। मॉर्गेज जहाँ होती है वहाँ पट्टे का नवीनीकरण हमेशा उस हैसियत में उसके जो ट्रस्टी होते हैं या ओरिजिनल लीज में जो रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, वो उसे कराते हैं। सेक्शन 64 जो है लागू होगी चाहे बंधककर्ता ने पट्टा स्वेच्छा से रिन्यू कराया हो या फिर मॉर्गेजर को नवीनीकृत कराने के लिए उसने कहा हो, लेकिन पट्टा रिन्यू कराना यहाँ पे आवश्यक है। तो हम इसे समझते हैं। सेक्शन 64 रिन्यूअल ऑफ मॉर्गेज लीज। Where the mortgage property is leased and the mortgagee obtains a renewal of the lease, the mortgager upon redemption shall, in the absence of a contract by him to the contrary, have the benefit of the new lease. अर्थात जहाँ बंधक संपत्ति पट्टा है, मोर्गेज प्रॉपर्टी जो है वो अगर पट्टे के फॉर्म में है तो बंधकदार उस पट्टे का नवीनीकरण प्राप्त करता है। वहाँ बंधककर्ता द्वारा तब प्रतिकूल संविदा न की गई हो तो मोचन पे नवीन पट्टे का फायदा उसको मिलेगा। अर्थात यहाँ पे क्या है कि पट्टा जब कराया जाएगा तो दो प्रकार की ऑनरशिप वहाँ पे उत्पन्न होगी, एक तो लीज होल्डर और दूसरा रिवर्सन जो पट्टादाता का हित है। लीज होल्ड जो है वो है पट्टा ग्रहीता के हित से संबंधित है और रिवर्सन जो पट्टादाता का हित है उससे संबंधित है। यहाँ पे क्या है, दोनों ही मतलब किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट अगर लीज में दे रखा है, जैसे दान है, मोर्गेज है, सब लीज है, तो ये सभी यहाँ पे वैलिड होंगे। और यदि कोई हित बंधक रखा गया है तो बंधक पट्टे की अवधि तक वो इंटरेस्ट हित जो है उनका, जैसे मान लीजिए उसने यूजिबिलिटी मॉर्गेज जैसे संपत्ति का उपभोग करते हुए पट्टे पे दी, तो फिर वो वहां तक उस अवधि तक वो वैध रहेंगे जितने अवधि तक उन्होंने मॉर्गेज किया है। और जैसे ही पट्टे की नई अवधि जैसे रिन्यू कराते हैं, स्टार्ट होती है, तो मॉर्गेजर की प्रतिभूति के रूप में नए समय के लिए भी उसको मिल जाती है, रिन्यूअल उसको मिल जाता है। यहाँ पे मोर्गेज के बंधक जन्य पट्टा जो है, बंधकित पट्टे के नवीनीकरण करवाने के लिए जो आवश्यक है वो है जो मोर्गेज प्रॉपर्टी है उसकी सिक्योरिटी जो है वो पट्टा जन्य हित में प्राप्त होनी चाहिए। अर्थात जो इंटरेस्ट हित से तात्पर्य यहाँ पे जो भी राइट उसको वहाँ पे दिया गया है, कोई ना कोई राइट तो मॉर्गेज जब की गई है संपत्ति तो दिया गया है, तो जो हित उसे दिया गया है वो जब पट्टे की जब नवीनीकरण की बात आती है तो वो वहां पे कैसा होगा, मॉर्गेज जो प्रॉपर्टी है वो सिक्योरिटी के तौर पे उसमें प्रतिभूति जो है वो पट्टाजन्य इंटरेस्ट होना चाहिए। सेकंड एसेंशियल कंडीशन जो है वो रिन्यूअल ऑफ मॉर्गेज लीज में कि पट्टे का नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक है। अब जब पट्टे का नवीनीकरण ही नहीं कराएंगे तो फिर मॉर्गेजी को उसको कैसे देंगे, इसलिए पट्टे का नवीनीकरण करवाया जाना यहाँ पे आवश्यक है। और फिर उसके पश्चात थर्ड एसेंशियल चीज जो है वो है उस संपत्ति का विमोचन किया जा रहा हो जिससे कि मॉर्गेज के टाइम
उसको वो संपत्ति, और दोनों के बीच में इसके लिए कोई भी प्रतिकूल करार नहीं हो, तो बंधककर्ता को मॉर्गेज जो है उससे लीज का नवीन रिन्यूअल का फायदा मिल जाता है। अगर दोनों के बीच में ऐसी कोई संविदा है, तो प्रतिकूल संविदा है, तो फिर उन्हें मॉर्गेज जो पट्टा है उसका नवीनीकरण का फायदा या उस नवीनीकरण पट्टे का उन सब जो है उसको फायदा नहीं मिल पाता। अगर उनके बीच में ऐसा कोई करार नहीं है, तो फिर उस रिन्यूअल पट्टे को उन सभी व्यक्तियों को लाभ मिल जाता है जिनको पुराने पट्टे में हित प्राप्त। अब आता है आपके पास सेक्शन 65 एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स बाय मॉर्गेजर, बंधककर्ता द्वारा विवक्षित संविदाएं। कई बार क्या होता है, विवक्षित संविदाओं से तात्पर्य है कि बंधककर्ता कई बार ऐसे कोई करार कर लेता है जिनको हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट उसका पार्ट मानते हैं। तीन जो स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे सेक्शन 65 के ए बी और सी में, ये जनरल तरह के तीन सामान्य करार हैं, और जो लास्ट है वो है पट्टे से जुड़े हुए, और फिर जो लास्ट जो इसमें दे रखा है ई जो है 65 का ई, वो है पार्श्विक बंधककर्ताओं से। मतलब एक पार्श्विक बंधककर्ता से तात्पर्य यहाँ पे है कि जैसे एक संपत्ति एक बार किसी व्यक्ति को मॉर्गेज की गई और उसके बाद वही संपत्ति दोबारा किन्हीं अन्य व्यक्तियों को मॉर्गेज की गई, तो जो बाद वाले बंधककर्ता हैं वो कहलाएंगे यहाँ पे पार्श्विक बंधक। तो आइए इसे समझते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्रेरी द मॉर्गेजर शैल बी डीम्ड टू कॉन्ट्रैक्ट विद मॉर्गेजी। यहाँ पे क्या है कि जहाँ अगर कोई भी ऐसी संविदा नहीं हो तो समझा जाएगा कि बंधककर्ता ने बंधकदार से संविदा की है। ए that the interest which the mortgagor professes to transfer to the mortgagee subsist and that the mortgagor has power to transfer the same, कि वह ही जिसे बंधककर्ता बंधकदार को अंतरित करने के लिए कहता है वो अस्तित्व युक्त है और उसे अंतरित करने की शक्ति बंधककर्ता को है। इससे तात्पर्य ये है कि जैसे मान लीजिए कि जो जो जिस चीज का ऑनर होगा, मालिक होगा, वही तो बेस्ट हित उसमें वो दे पाएगा। जो चीज जिसके पास है ही नहीं वो उसे कैसे देगा। तो यही चीज ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी प्रतिकूल संविदा उनके बीच में नहीं है, तो वह हित जिसे बंधककर्ता बंधकदार को अंतरित करने के लिए कहता है अस्तित्व में है, और उसे अंतरित करने की शक्ति अगर बंधककर्ता को है तो वह उसे मॉर्गेज कर पाएगा। इसी तरह बी पार्ट जो है वो कहता है कि दैट द मॉर्गेजर विल डिफेंड और इफ द मॉर्गेजी बी इन पोजीशन ऑफ द mortgage property enable him to defend the mortgager's title thereto, अर्थात बंधककर्ता बंधक संपत्ति पर बंधककर्ता के हक की प्रतिरक्षा करेगा, या यदि बंधकदार का उस पर कब्जा है तो बंधककर्ता उसे उस हक की प्रतिरक्षा करने के योग्य बनाएगा। बंधककर्ता जो ये संविदाएं करते हैं इसमें जो होती हैं वो ये कहती हैं कि ये जो करार इसमें कहे गए हैं, स्वामित्व का विवक्षित संविदा जन्य दायित्व होगा या हित की स्थिति बताई जाएगी कि बंधककर्ता इस तरह से कोई भी हित जो है उसमें दे सकता है जो बंधककर्ता में निहित होगा, चाहे वो दोष का हो या बिना किसी बिना मतलब दोषपूर्ण हो या बिना किसी दोष के हो, बिना किसी फॉल्ट के हो। ऐसे ही उसे अंतरण करने की पावर होगी स्वामित्व की अविभक्त संविदा में कि जब बंधककर्ता के स्वामित्व के साथ ही बंधक करने के अधिकार भी उसको मिल जाते हैं। इसी तरह दैट द मॉर्गेजर विल सो लॉन्ग एज द मॉर्गेजी इज नॉट इन द पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी पे और पब्लिक चार्जेज अक्यूरिंग ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, अर्थात जब बंधक संपत्ति पर कंपनीदार का कब्जा नहीं है तब तक संपत्ति की बाबत जितने भी ड्यू होंगे वो सब प्रभारों को बंधककर्ता को दे देगा। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई संपत्ति बंधकग्रस्त संपत्ति बंधककर्ता के कब्जे में है और ऐसा कोई भी करार उनके बीच में नहीं है, तो फिर बंधक जो उसका दायित्व है बंधककर्ता का वो उसका बचाव का दायित्व नहीं होगा कि उनके बीच में कोई भी अतिक्रमण हो गया उससे संबंधित। जबकि जैसे मुकदमे का खर्च है या स्वामित्व विलेख को प्राप्त करने का है या कोई और चीजें अदा करने का खर्च है वो सब यहाँ पे नहीं दिए जाएंगे। इस डी पार्ट जो है वो भी ये कहता है कि जहाँ बंधक संपत्ति पट्टा है वहाँ उस पट्टे के अधीन जो भी ऋण होगा या इसमें जो शर्तें होंगी उनका पालन पट्टेदार को आबद्ध करने वाली संविधान जो होंगी उनके अनुपालन के प्रारंभ होने से पहले अगर किया जा चुका है
तो बंधककर्ता उस समय तक, जब तक प्रतिभूति सिक्योरिटी रहती है, बंधकदार का कब्जा बंधक संपत्ति पर नहीं होगा। तो उसमें जितनी भी शर्तें होंगी उनका पालन करेगा और पट्टेदार को आबद्ध करने वाली संविधाओं का भी अनुपालन करेगा। साथ ही वो सभी दावे बंधकदार को भुगतने पड़ेंगे, उन सब के लिए बंधकदार की क्षतिपूर्ति वो करेगा। यहाँ ये जो है इन सब शर्तों से तात्पर्य ये है, जैसे डी में है कि वेयर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी रिलीज एट द रेंट पेबल अंडर द लीज द कंडीशन कंटेन्ड देयरिन एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंडिंग ऑन द लेसी have been paid, performed and observed down to the commencement of the mortgage, and that the mortgagor will, so long as the security exists and the mortgagee not in possession of the mortgaged property, pay the rent reserved by the lease or of the lease be renewed the renewed lease, perform the condition contained therein and observe the contracts binding on the lessee, and indemnify the mortgage against all the claims sustained by reason of the non-payment of the said rent or the non-performance of or non-observance of the said condition and contract। अर्थात जितनी भी सब संविधाएं होंगी वो उसका अनुपालन करेगा। इसी तरह इसका डी पार्ट जो है वो भी यही कहता है कि जहां बंधक उस संपत्ति पर सेकंड या जो बाद वाले जो मोर्गेजर हैं वहां बंधक करता हर पूर्विक जो पहले के जो होंगे उनके सारे ऋण जो होंगे, जितने भी उनका इंटरेस्ट होगा या ऋण होगा, वो जैसे ही ड्यू हो जाएंगे समय समय पर उनको वो चुकाएगा। इससे तात्पर्य ये है कि जैसे मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, उससे एक बंधककर्ता ने बंधककर्ता से ऋण लिया, पैसा लिया और फिर उसके बाद दोबारा दूसरे से लिया, फिर तीसरे से लिया। तो जैसे जैसे उनके क्रम से है उनका ऋण और जो इंटरेस्ट है जैसे जैसे ड्यू होता जाएगा वो उनको उसको चुकाने का दायित्व होगा। यही 65 के ई में कहा गया है कि एंड वेयर द मॉर्गेज इज ए सेकंड सब्सिक्वेंट encumbrance on the property that the mortgagor will pay the interest from time to time appearing due on each prior encumbrance। अर्थात पूर्व जो उसके वो होंगे बंधकदार होंगे उनको चुकाने के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होगा एंड देन इट बिकम्स ड्यू, जैसे ही वो ड्यू होंगे, एंड विल एट द प्रॉपर टाइम डिस्चार्ज the principal money due on such prior interest। The benefit of the contracts mentioned in this section shall be annexed to and shall go with the interest to the mortgagee as such and may be enforced by every person in whom that interest is for the whole or any part thereof from time to time vesting। अर्थात वो सब क्या करेंगे, जहां उन संविधाओं का फायदा बंधकदार की उस हैसियत के हित के साथ उपाबद्ध होगा और किया जाएगा, वहाँ हर व्यक्ति ऐसे उसको एनफोर्स करा जाएगा जैसे कि वह इंटरेस्ट और पूर्णतः अभाव का समय समय पर उनमें निहित होता चला गया हो। अर्थात जितने भी जो लीज होल्ड है उसको जिस प्रकार नवीनीकरण के फायदे बंधककर्ता को मिल जाते हैं, उसी प्रकार जो दूसरी संपत्ति है बंधककर्ताओं ने जो बंधक के दिनांक तक जितना भी उसका ड्यू पैसा है वो उसको अदा करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। बंधककर्ता की जो पट्टा जो रिन्यू करने की शक्ति थी वो मोर्गेजी का एक असेंशियल मतलब जो उसकी राइट है वो है कि ऐसे वो क्या करेगा, बंधककर्ता पूर्विक बंधक जो थे उसके उनका सभी का दायित्व ये होगा कि सभी पूर्व बंधक प्रकारों के बंधक को पूर्व वो संतुष्ट करते। इसके आवश्यक तत्व जो है वो ये है कि बंधकित संपत्ति बंधककर्ता के कब्जे में ही विद्यमान होगी। इसके अलावा जो है वो है कि जो बंधक में विवक्षित शर्तें हैं उनका प्रभाव जो होगा वो मोर्गेज जो प्रॉपर्टी है उससे होगा और उसके अंतरण जमीन के साथ साथ उसमें होता रहेगा। अब बात आती है लायबिलिटी की कि दायित्व क्या क्या होंगे मोर्गेजर के। कब्जा रखने वाले बंधककर्ता द्वारा वो उसके जो दायित्व हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। क्या होंगे कॉवेनेंट रिलेटिंग टू टाइटल, जैसे कि इसमें बताया गया है कि बंधककर्ता का अभी हमने पहले जो थे वो हमने राइट्स पढ़े और अब बात आती है कि उसकी लायबिलिटीज क्या क्या होंगी। तो लायबिलिटीज को समझने से पहले हम ये देख लें कि लायबिलिटी से तात्पर्य है कि उसके दायित्व जो बंधककर्ता के अधिकारों के साथ साथ कुछ दायित्व भी होते हैं जिन्हें हम 3 हेडिंग्स में पढ़ेंगे।
covenant relating to title and defense of title and payment of public charge। अर्थात जो सेक्शन 65 में हमने पढ़े कि इम्प्लॉयड कॉवेनेंट्स ऑफ मॉर्गेजेस बंधककर्ता द्वारा विवक्षित संविधाएं जो थी वही उसके दायित्व हैं, जिसमें स्टार्टिंग में 65 ए टू ई जो हमने ए टू सी जो देखा ए बी सी वो जो है वो है कॉवेनेंट रिलेटिंग टू टाइटल। अर्थात टाइटल संबंधी जो विवक्षित करार होंगे, जो भी टाइटल से संबंधित करार होंगे उनके बीच में वो, और डिफेंस ऑफ टाइटल जो उस टाइटल की प्रतिरक्षा के संबंधी जो होंगे वो भी दायित्व उसके होंगे। साथ ही पेमेंट ऑफ पब्लिक चार्ज कि जैसे मान लीजिए कोई उस पर ड्यू चार्ज है, पेमेंट ऑफ पब्लिक चार्ज से तात्पर्य है सरकारी देयकों का भुगतान करना। मोर्गेजी के ये 3 रेस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। इसे हम केस के माध्यम से समझ सकते हैं। लक्ष्मी प्रोडक्ट वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AIR 2007 मद्रास हाई कोर्ट। इस केस में जो है ये क्वेश्चन था कि सेक्शन 13(4) जो है सारफाइसी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 कि इनमें जो क्या था कि अगर प्रिवेल ओवर लोकल एक्ट्स जो है इनको बैंक को अधिकार है कि सभी प्रतिभूति संपत्ति को अपने कब्जे में ले लें, चाहे वे किसी भी ऋणी व्यक्ति के पास हो या किसी अन्य थर्ड पर्सन के पास हो। तो ऋणी की वह संपत्ति जो किराएदार के कब्जे में हो उससे भी किराएदार को बेदखल कर करके सरफाईजी एक्ट की सेक्शन 13(4) के तहत उसे नोटिस दिया जा सकता है और उसके तहत उसको लिया जा सकता है। तो यहाँ पे सेक्शन 13(4) का जो नोटिस केवल कारण बताओ नोटिस ही नहीं होकर के ये रिकवरी प्रोसीडिंग है, ये यहाँ पे इन्होंने कहा। अब सेक्शन 65 जो है उसमें उसकी लायबिलिटी से संबंधित बताया गया है कि कॉवेनेंट फॉर टाइटल जो है उसमें बंधककर्ता के दायित्व को हम इस प्रकार समझ सकते हैं या इस तरह से समझ सकते हैं कि जो उसके हित की स्थिति क्या है, सबसे पहले इंटरेस्ट की स्थिति क्या है, वो कौन सा हित उसको दे रहा है, और सेकंड उसे इस तरह से समझ सकते हैं कि ट्रांसफरेबल है भी या नहीं वो हित, तभी तो उसकी लायबिलिटी फिक्स होगी। कि जब बंधककर्ता ऐसे किसी दायित्व का खंडन करार में करे जिससे कि उसकी ऑनरशिप की वैलिडिटी और उसकी पोजीशन के बारे में ये पता नहीं चल पाए कि उसका वो ये हित उसको दे सकता है या नहीं, तो फिर यहाँ पे जो हित होगा वो दोषपूर्ण हित होगा, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। इसी तरह अंतरणीयता की बात जब आती है कि जब अंतरण से संबंधित बातें आएंगी तो ये मान लिया जाता है कि बंधक की जाने वाली संपत्ति बंधककर्ता की है और उसे उसको अंतरण करने का पूर्ण राइट था। लेकिन जब अगर ऐसी कोई विवक्षित संविदा उनके बीच में है, वो संविदा अगर भंग हो जाती है तो फिर अंतरण समाप्त हो जाता है, वापस वो उसको मॉर्गेज मनी को वापस पा सकता है, वापस पाने का दावा कर सकता है। इसी तरह मोर्गेजर का पेमेंट और पब्लिक चार्जेस का भी है कि मान लीजिए प्रॉपर्टी पे कोई गवर्नमेंट या कोई सरकारी प्रभार की अदायगी का दायित्व है, जैसे कुछ उस पर जैसे टैक्स वगैरह है, गवर्नमेंट का टैक्स उस पर बाकाई है, या कोई जैसे वो जैसे कई बार हाउस जो होते हैं किसी नगर पालिका क्षेत्र में होते हैं तो उसमें नगर पालिका के टैक्स संबंधी आते हैं, और वही प्रॉपर्टी अगर किसी ने मॉर्गेज कर दी और उस पर नगर पालिका का टैक्स बकाया है तो वो भी उसको चुकाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी मॉर्गेजर की होगी। सरकारी मालगुजारी है, इन सबको चुकाने की जिम्मेदारी उसकी होगी। अर्थात अभी तक हमने जब राइट्स की बात की तो लायबिलिटी भी हमें समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट के जो चार्जेस उसमें होंगे वो सब अदा करने की या उसको पेमेंट करने की जिम्मेदारी मॉर्गेजर की होगी। इसी तरह हमने अब नेक्स्ट उसमें बंधककर्ता की जो पता करने की शक्ति है वो सेक्शन 65A में डिफाइन की गई है, मॉर्गेजर्स पावर टू लीज कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 a mortgagor shall lawfully in possession of the mortgage property shall have power to make lease thereof which shall be binding on the mortgagee. And second, every such lease shall be such as would be made in the ordinary course of management of the property concerned and in accordance with any local law, custom or usage. Every such lease shall result the best rent that can reasonably be obtained, and no premium shall be paid or promised and no rent shall be payable in advance। अर्थात बंधककर्ता की पता करने की
शक्ति के बारे में सेक्शन 65A बताता है कि यहाँ पे उपधारा सेकंड में कुछ किसी भी चीज के होते हुए जब बंधक संपत्ति पे अगर लॉफुल कब्जा है तो फिर ये शक्ति मतलब मॉर्गेजर के पास ये पावर होगी कि वो उसको मॉर्गेज कर सके, बंधकदार पे उसको वो किसी भी तरह से उसको लीज पे दे सकता है। अर्थात वो एक ऐसा पट्टा होगा जो कि उसको संपत्ति के प्रबंध के मामूली अनुक्रम में या किसी लोकल लो या रूढ़ी या प्रथा के अनुसार जहाँ पे जो भी प्रथा जिस क्षेत्र में मान लीजिए कोई संपत्ति ऐसे क्षेत्र में स्थित है वहां पे लोकल लो इफेक्टिव है तो वो उसी प्रकार उसको मोर्गेज कर सकेगा उस लोकल लो के तहत रहते हुए या उसके अंडर रहते हुए। हर उस पट्टे में वो ऐसा रेंट आरक्षित होगा जो युक्त अभिप्राप्त किया जा सकता हो या कोई देने का वचन दिया गया हो या किसी भी ऐसे पट्टे में नवीनीकरण के लिए अगर संविदा अंतर्विष्ट नहीं होगी वहां ऐसा पट्टा ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जिसको जो उसकी की जाने की तारीख से 6 माह से अधिक पश्चात की नहीं हो। या फिर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो ये सेक्शन 65 में बताई गई है वो बंधककर्ता का राइट है कि पट्टा करने की शक्ति उसके पास होगी बंधक की संपत्ति बंधककर्ता के कब्जे में अगर है तो, और कब्जा अगर वैध है और विधि सम्मत है तो फिर बंधककर्ता को पट्टा देने का अधिकार भी होगा। वैध कब्जा सादे बंधक जैसे किया जा सकता है। साथ ही पट्टा संपत्ति के सामान्य उसमें जैसे स्थानीय लोकल एक्ट्स जो होंगे उनके हिसाब से किया जाएगा और पट्टे में नवीनीकरण रिन्यूअल की शर्त नहीं होगी। पट्टा जैसे ही एग्जीक्यूशन उसका होगा उस दिन की तिथि से लागू हो जाएगा और 6 माह से अधिक समय के लिए निलंबित नहीं किया जा सकेगा और किसी मकान के मामले में पट्टे की अवधि 3 साल से अधिक नहीं रखी जा सकती है। ये सारी व्यवस्थाएं सेक्शन 65A करता है। ये सब व्यवस्थाएं जो हमने देखी कि पट्टे में नवीनीकरण की शर्त होगी स्थानीय व्यवस्था या स्थानीय व्यवस्था से तात्पर्य है कि लोकल लॉ जो होंगे उसके तहत किया जाएगा, मकान के मामले में 3 साल से अधिक नहीं रखा जाएगा। ये सभी जो 65A जो है वो किसी भी प्रतिकूल करार के होते अगर ऐसा कोई प्रतिकूल करार विद्यमान होगा तो सेक्शन 65A लागू नहीं होगा। संविदा की जो शर्तें होंगी वो भी उसके अधिकारों का निर्धारण करती हैं। अर्थात बार बार हमने ये देखा कि बंधककर्ता और बंधकदार जो है उनके बीच में कोई भी प्रतिकूल संविदा नहीं होना चाहिए। अर्थात सब चीजें क्या करती हैं संविदा के ऊपर डिपेंड करती हैं कि कैसी व्यवस्था उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में। अब बात आती है सेक्शन 66 की, वेस्ट बाय मॉर्गेजर इन पोजीशन। कब्जा रखने वाले बंधककर्ता द्वारा उसको डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाएगा, वो उसको डिस्पोज ऑफ वेस्ट कैसे करेगा, ये सेक्शन 66 में बताया गया है। A mortgagor in possession of the mortgage property is not liable to the mortgagee for allowing the property to deteriorate, but he must not commit any act which is destructive or permanently injurious thereto, if the security is insufficient or will be rendered insufficient by such act। अर्थात बंधक संपत्ति पे अगर कब्जा रखने वाला बंधक करता संपत्ति को वेस्ट होने देने के लिए बंधकदार के प्रति दायी नहीं होगा, किंतु ऐसा कोई भी कार्य वो नहीं करेगा जिससे कि संपत्ति स्थायी रूप से क्षतिपूर्ण हो जाए यदि प्रतिभूति अपर्याप्त हो या ऐसे कार्य द्वारा अपर्याप्त कर दी जाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। इससे पहले हमें इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन जो है वो ये कहता है कि सिक्योरिटी इज इनसफिशिएंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन unless the value of the mortgage property exceed by 1/3 or if consisting of buildings exceed by 1/2 the amount for the time being due on the mortgage। अर्थात स्पष्टीकरण जो है वो ये कहता है कि प्रतिभूति इस धारा के अर्थ में अपर्याप्त है जब तक बंधक संपत्ति का मूल्य बंधक पर उस समय जो ड्यू रकम है उससे 1/3 है या यदि वह संपत्ति निर्माण है तो आधे से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात जो सेक्शन 66 है वो भी बंधककर्ता के लाइबिलिटी की बात करता है। यहाँ पे बंधककर्ता के ऊपर ये लाइबिलिटी है मॉर्गेजर पे कि जो भी क्षति होगी बंधककर्ता बंधकदार की उस संपत्ति पे जो सामान्यतः होने वाली क्षति के लिए उत्तरदायित्व है
उससे मुक्त होगी जो उसके कब्जे में है। अर्थात अगर मान लीजिए, इसके लिए क्या है कि अगर मान लीजिए कोई संपत्ति, बंधक की संपत्ति जो है वो बंधककर्ता के कब्जे में है और नेचुरल डिस्ट्रॉय हो जाए, जैसे कोई बाढ़ आ जाए या भूकंप आ जाए जिससे कि प्रॉपर्टी जो है खत समाप्त हो गई, उसकी प्रकृति जो है नेचर बदल गया या वो क्षति हो गई उसको, तो क्षति जो है बंधककर्ता के किसी विनाशक या क्षतिपूर्ण एक्ट से नहीं अगर हुई है, नेचुरल तरीके से हुई है, तो प्रतिभूति उसके किसी कार्य से अपर्याप्त नहीं कर दी जाएगी, यानी कि सिक्योरिटी जो है वो उसको दे दी जाएगी। लेकिन ये कितनी होगी, ये इसका एक्सप्लेनेशन बताता है कि प्रतिभूति अगर इस धारा के अर्थ में अपर्याप्त है तो बंधक की संपत्ति का मूल्य उस पे शोध्य रकम से 1/3 होगा और यदि संपत्ति निर्माण है तो आधे से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार हमने आज सेक्शन 60 से 66 जो बंधक कर्ता के अधिकार और दायित्व थे उनको पढ़ा। इन शॉर्ट मैं आपको समझा देती हूँ समराइज करके कि जो हमने राइट्स पढ़े मॉर्गेजर के, बंधक कर्ता के जो अधिकार थे वो ये थे कि राइट ऑफ रिडम्पशन, सबसे पहले विमोचन का अधिकार था उसे, राइट ऑफ ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी, जो रिडम्पशन के साथ साथ जैसे जो ये थे कि वो उनको ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी कि किसी दूसरे व्यक्ति को उसको ट्रांसफर करने के लिए कह सकता है। विमोचन के अधिकार के अलावा छुटवाने के लिए जब बात आती है तो क्योंकि हमने देखा कि एक बार बंधक सदैव के लिए बंधक है, इसके अलावा कुछ और नहीं है, तो वो उसको इंस्टेड ऑफ री ट्रांसफर टू मोर्गेजर, थर्ड पार्टी को भी वो उसको छुटवाने के लिए उसको कह सकता है। इसीलिए थर्ड हमने देखा राइट टू इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि उसका अगर उन डॉक्यूमेंट्स को देखने का, इंस्पेक्शन करने का, निरीक्षण करने का उसका अधिकार होगा। बंधककर्ता का दूसरा अधिकार हमने देखा कि तीसरा अधिकार है दस्तावेजों के निरीक्षण और पेश करने का अधिकार। विमोचन के अधिकार के साथ साथ अगर विमोचन नहीं कराने पर भी उसको जो है उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा। और फोर्थ जो है बंधककर्ता का फोर्थ राइट जो है वो है राइट टू रिडीम सेपरेटली और साइमल्टेनियसली, अर्थात अगर मान लीजिए कि जब एक साथ एक प्रॉपर्टी खूब सारी लोगों को रख दी या फिर नहीं है तो वो उसको कंसुलेट करके, समेकन करके छुटवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, वो उनको अलग अलग भी छुटवा सकता है। राइट एट यूजिफिक्टी मॉर्गेजर टू रिकवर पोजेशन, अर्थात भोग बंधक जो है यानी कि प्रत्यक्ष रूप से या साथ साथ भी उनका मोचन करा सकता है। इसी के साथ आपने अगला देखा कि कब्जा जो प्रतिग्रहण का था वो भोग बंधक का अधिकार था। बंधककर्ता का जो पांचवा अधिकार था वो ये था कि भोग बंधक में भी कब्जा वापस ले सकता है, क्योंकि भोग बंधक में क्या है, यूज करते हुए मनी को और इंटरेस्ट को वसूलना था, तो उसको भी वो वापस ले सकता है। और छठवा राइट जो था वो था राइट टू टेक असेसन टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी, अर्थात बंधक संपत्ति में जो भी अनुवृद्धि होगी वो उसको वापस लेने के लिए उसका अधिकार है, उसको वापस लेने का। इसी तरह सातवां राइट था मॉर्गेजर का राइट टू टेक इम्प्रूवमेंट्स, कि बंधकित संपत्ति में अगर कोई बढ़ोतरी होती है तो वो उसको वापस ले सकता है। अनुवृद्धि और अभिवृद्धि जो है मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से समझाई थी, अनुवृद्धियां और अभिवृद्धियां वो वापस ले पाएगा। राइट टू रिन्यूअल ऑफ मॉर्गेज लीज, और पट्टे का नवीनीकृत पट्टा जो होगा उसका लाभ लेने का, पट्टे का लाभ ले पाएगा। बंधककर्ता का आठवां राइट था कि नवीनीकृत पट्टे का लाभ वो ले पाएगा, जैसे ही रिन्यूअल कराते हैं पट्टे का तो वो उसे ले। यहाँ पे आज हमारे बंधककर्ता के अधिकार और दायित्व समाप्त होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बंधकदार के राइट्स एंड लायबिलिटी जो मॉर्गेजी जो हैं उनको पढ़ेंगे। थैंक यू।